नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 51 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 51 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कोर्स रामबाण है। कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स है। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए गए हैं आप लोग को। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था, सही है। इसके समय में जमींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का वंशानुगत हक था, सही है। दहसाला प्रणाली एक प्रकार की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। तो देखिए दहसाला प्रणाली जो थी अस्थायी बंदोबस्त नहीं थी, हर 10 साल के लिए केवल थी। तो ये तो सही नहीं है। जब्ती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, ये सही है। तो 4 सही है, 2 सही है, 1 सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो 4 1 2 4 1 2 4 मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। अकबर ने कृषि सुधार विस्तार पर विशेष बल दिया। अमलों को आदेश दिया कि वह किसानों को बीज, औजार और पशु आदि के लिए तकावी ऋण को आसान किस्तों में प्रदान करें। अतः कथन 1 सत्य है। हर इलाके के जमींदार प्रत्येक अमल यानी करोड़ों के प्रतियों पर सहयोग करते थे और उपज का एक हिस्सा वंशानुगत हक के रूप में वसूल करते थे। इसे मैरूसी कहा जाता था। अतः कथन 2 सत्य है। दहसाला प्रणाली किसी भी प्रकार का दहसाला बंदोबस्त नहीं था और न ही यह स्थायी बंदोबस्त था। तो देखिए दहसाला बंदोबस्त जो था यह अस्थायी बंदोबस्त नहीं था, ठीक है। ये हर 10 वर्ष के लिए था, ऐसे करके था, ठीक है। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। अतः कथन 3 जो है यह आपका असत्य है। जब्ती व्यवस्था का संबंध टोडरमल से जुड़ा हुआ था, अतः इसे टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी थे और इसने कुछ समय तक सिरसा के अधीन भी कार्य किया था। प्रश्न 12 देखिएगा। अकबर की मनसबदारी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने इस पद्धति को लागू कर साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण बनाए रखा, सही है। शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया था, सही है। मनसब जात और सवार में विभाजित था, सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 मतलब विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मनसबदारी पद्धति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया था, उस पर नियंत्रण भी बनाए रखा। अकबर ने शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया। अकबर की मनसबदारी प्रथा जात और सवार में विभाजित थी। प्रश्न 13 देखिएगा। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई डाक पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपने सैन्य व्यवस्था में किया था, सही है। अकबर जागीर प्रथा को खत्म कराने में असफल रहा, सही है। अकबर ने मुगल, मराठा, हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सैनिक नियुक्त किए थे, सही है। अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार किया था, ये आपका सही नहीं है। कौन सही है? तो ए बी सी आपका सही है। कौन सही नहीं है? तो विकल्प डी। केवल 4 जो है आपका डी जो है ये आपका सही नहीं है। व्याख्या देखिएगा। अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई डाक पद्धति का उपयोग अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु किया था। अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वह इसे मिटाने में असफल रहा। अकबर ने हर अमीर और सरदार की सैन्य टुकड़ी में मुगल, मरा, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सैनिक रखने को अनिवार्य बनाया ताकि कभी कबायली और संकीर्णवादी शक्तियों को कमजोर कर सके। अकबर ने सशक्त नौसेना पर विचार नहीं किया। एक सशक्त नौसेना का अभाव मुगल काल में हमेशा बना रहा। प्रश्न 14 देखिएगा। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
दीवाने आला आय व्यय का लेखा जोखा करता था। दीवाने आला जो अधिकारी था वह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, सही है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, ये भी सही है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। आला काजी यानी आला सदर जो था न्याय विभाग का प्रधान था। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। बरीद सूचना का अधिकारी होता था, ये भी सही है। तो कौन सही भैया, कौन सा कथन सही नहीं ये बता रहा है ना, तो देखना होगा। और यही केवल 4, ये आपका बरीद जो था सूचना का अधिकारी नहीं था, ये गुप्तचर अधिकारी था। यही आपका सही नहीं, बरीद। 4 आपका सही नहीं, 1 2 3 आपका सही है। कौन सही नहीं है, तो केवल 4, विकल्प डी। देखिए अकबर प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर की जगह पर दीवाने आला को नियुक्त किया था, जो आय व्यय हेतु जिम्मेदार था। खालसा जागीर और इनाम भूमि पर यह नियंत्रण रखता था। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा प्रमुख विभाग था, जिसका प्रधान आला काजी या आला सदर होता था। मुगल काल में साम्राज्य के खुफिया और सूचना विभाग का प्रधान अधिकारी मीर बख्शी था, जिसमें जिसमें खुफिया अधिकारी जो था मतलब गुप्तचर जो था बरीद था। सूचना अधिकारी जो होता था वाकयानवीस जो होता था सूचना अधिकारी, और बरीद जो होता था गुप्तचर अधिकारी मतलब खुफिया अधिकारी। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया था, सही है। अकबर ने प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था, सही है। प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान, मीर बख्शी, सदर, काजी और वाकयानवीस नियुक्त किए थे, सही है। अकबर के काल में आला काजी का पद सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ये सही नहीं है। कौन सही है, ये सही है, बी सही है, सी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, केवल डी। डी जो है आपका सही नहीं है। अकबर के आला काजी या अब्दुल नबी की भ्रष्टाचार और धनलुप्तता के कारण यह पद काफी बदनाम हो गया था। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अकबर की अधीनता युद्ध के बाद स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता युद्ध के बाद स्वीकार की थी, किसने स्वीकार की थी भैया युद्ध के बाद अधीनता, तो वह मेवाड़ ने, विकल्प सी। चित्तौड़ ने तो स्वीकार की थी, मेवाड़ ने स्वीकार की थी। देखिए मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकारने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उनका पुत्र राणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और पराजय के बाद अधीनता को स्वीकार किया था। हालांकि देखी जाए एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह सब बातें हैं और यह माना जाता है कि राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जबकि एनसीईआरटी की सीरीज में आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर इस तरह की बातें भी हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह लड़ाई हिंदू व मुसलमान तथा भारतीय विदेशियों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी वह अकबर और राणा प्रताप के बीच में थी, और अकबर की सेना में भी हिंदू थे और महाराणा प्रताप की सेना में भी मुस्लिम थे। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी और न भारतीय विदेशियों के बीच लड़ाई थी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। देखिए यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई, सही है। इसमें भीलों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग राणा के समर्थन में किया था, सही है। राणा ने कुंभलगढ़ और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। डूंगरपुर के निकट कुंभलगढ़ और चावड़ है, यहाँ पर राणा प्रताप ने इसे राजधानी बनाया था। तो 2, 3 और 4 ये आपका सही है। कौन सही नहीं है, तो केवल एक आपका सही नहीं है। कौन सही नहीं है, तो केवल एक, मतलब विकल्प ए, बाकी सब सही है। व्याख्या देखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदुओं, मुसलमानों या भारतीय विदेशियों के बीच लड़ी नहीं गई थी। भले ही हकीम खां के नेतृत्व में अफगान टुकड़े ने राणा का साथ दिया था, यह सही नहीं है। ठीक है, अतः कथन सत्य नहीं है। हकीम खां के नेतृत्व में राणा प्रताप, हकीम खां ने किसका साथ दिया था, राणा प्रताप का साथ दिया था। जबकि हल्दी घाटी में महाराणा अकबर का साथ किसने दिया था, मान सिंह ने साथ दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, परंतु इसके निर्णायक रूप लेने से पहले 1597 में तीर लगने से राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। राणा के भीलों के साथ मैत्री संबंध थे और उन्होंने छापामार पद्धति द्वारा राणा प्रताप की मदद की थी। राणा प्रताप को विरासत में कुंभलगढ़ व चावड़ की राजधानी मिली थी। डूंगरपुर के निकट कुंभलगढ़ है, जहां चावड़ है, इसको राजधानी बनाया था राणा प्रताप ने। प्रश्न 18 देखिएगा, अकबर के किस अभियान के दौरान उसका विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया था। तो किस अभियान के दौरान, काबुल, शायद काबुल, हाँ काबुल आक्रमण के दौरान बीरबल मारा गया था। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अकबर ने 1586 में मान सिंह के नेतृत्व में काबुल पर आक्रमण करवाया था, जिसमें अकबर का विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया था। प्रश्न 19 देखिएगा, अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था, तो बीरबल का ही नाम था, महेश दास। व्याख्या देखिएगा, अकबर के मनसब में 2 मनसबदार और 2 मनसबदार गैर राजपूत थे, राजा टोडरमल और बीरबल। इसमें बीरबल का नाम जो था महेश दास था। प्रश्न 20 देखिएगा, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी आया था, तो एकाविका और मोशेरात, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। यह पुर्तगाली जो थे वह अकबर के दरबार में आए थे।
अकबर विभिन्न धर्मों को मानने वाला मुगल शासक था। इसने पुर्तगाली पादरियों को अपने दरबार में नियुक्त करने हेतु अपना दूतमंडल गोवा भेजा था और निवेदन भेजा था कि 2 विद्वान मिशनरी दरबार में भेज दिए जाएं। इसमें एकाविका और मुशीरात आए थे। प्रश्न 21 देखिएगा, खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो शाहजहां का उपनाम है खुर्रम। ठीक है, बी जो है सही है। शाहजहां का जो उपनाम है यह खुर्रम है और शाहजहां जब गद्दी पर बैठा था तो खुर्रम नाम से ही यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग।